हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स यूनिट नंबर 4 फॉर क्लास 12 स्टार्ट करेंगे। ये केमिकल काइनेटिक्स इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम समझेंगे हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, और फिर बहुत सारा न्यूमेरिकल बेस एरिया है इसके अंदर। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लास 12th के पेपर में ये सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, 1 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट हो सकता है। तो 1 बाय 1 हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए यहाँ किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सभी न्यूमेरिकल्स फेस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूशियल टॉपिक है। बहुत कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से हर कंसेप्ट को अच्छे से समझते हुए हर कॉर्नर पे हम लोग आगे मजबूती से बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअली है क्या। केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन से डील करती है। कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन कितनी देर में ओवर हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, उसके बारे में सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन काइनेटिक्स देता है। ये केमिकल काइनेटिक्स ने रिएक्शंस को 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। एक हमारे पास स्लो रिएक्शंस आती हैं, एक हमारे पास फास्ट रिएक्शंस आती हैं, और एक हमारे पास मॉडरेट रिएक्शंस आती हैं। स्लो वो रिएक्शंस हैं जो कुछ डेज से कुछ वीक या मंथ में कंप्लीट होती हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन को आप देखें तो उसको कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगता है, 15-20 दिन कम से कम। ये स्लो रिएक्शंस का कैटेगरी रहेगा। फास्ट रिएक्शंस में हम वो रिएक्शंस देखते हैं जो इंस्टेंट हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपने बेस के अंदर फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाला, तो जैसे ही वो ड्रॉप वहाँ गिरती है, इवन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो एसिड बेस रिएक्शंस हैं या जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो बहुत फास्ट रिएक्शंस की कैटेगरी में आती हैं। एक है मॉडरेट रिएक्शंस, जिनको कंप्लीट होने में कुछ मिनट से कुछ आवर्स लग सकते हैं। लाइक 30 मिनट में भी कंप्लीट हो सकते हैं या 2-3-4 घंटे में भी कंप्लीट हो सकती है। वो मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं। तो हमारे लिए स्लो रिएक्शंस को पढ़ पाना भी काफ़ी मुश्किल भरा काम है। इतने दिन लगातार रिएक्शन को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, और फास्ट रिएक्शंस को भी ऑब्ज़र्व कर पाना काफ़ी मुश्किल काम है। हमारे पास वैसा बढ़िया सा इंस्ट्रूमेंटेशन अवेलेबल नहीं होता जिससे हम फास्ट रिएक्शंस को देख पाएँ इजीली हमारी सीनियर सेकेंडरी लैब्स के अंदर। तो मॉडरेट रिएक्शंस जो कुछ घंटों में पूरी होती हैं या कुछ मिनटों में आई शुड से पूरी होती हैं, उनको ही हम यहाँ पे स्टडी कर पाते हैं ज़्यादा ईजिली हमारे इस 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो सब मॉडरेट रिएक्शंस रही होंगी इन स्पीड। ठीक है। काइनेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको मैं स्पीड ऑफ रिएक्शन बोल दूं, या इसको मैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बोल दूं, या इसको मैं रेट ऑफ रिएक्शन बोल दूं। ये एक ही मतलब है, रेट, वेलोसिटी या स्पीड। फिजिक्स की सेंस में जाके मुझे वेलोसिटी स्पीड यहाँ नहीं बताना कि क्या डिफरेंस है, बस जनरल मतलब समझ रहे हैं। जैसे सपोज़ कीजिए मुझे यहाँ से 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाना है, और उस 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाने पे मुझे 50 मिनट लगते हैं। अब आप मुझसे पूछें कि हाँ भाई क्या स्पीड रही, तो मैं क्या करूँगा, अपने उस डिस्टेंस ट्रेवल्ड को टाइम टेकन से डिवाइड कर दूँगा, और बोल दूँगा 1 किलोमीटर पर मिनट वो मेरी स्पीड थी, वो मेरी वेलोसिटी थी, वो मेरा रेट ऑफ अप्रोचिंग दैट डेस्टिनेशन था। अगर मैं इसको कुछ ऐसा कर दूं, मिनट्स की बजाय सेकंड्स में पुट कर दूं, तो फिर मेरा आंसर हो सकता है ये 1/60 किलोमीटर पर सेकंड मेरी स्पीड थी। या इसको मैं मीटर्स में कन्वर्ट कर दूं, इसको मैं आवर में कन्वर्ट कर दूं, तो वो फिर मीटर पर आवर में मेरी वेलोसिटी होगी। मतलब सेम है हर बार, चाहे मैं 1 किलोमीटर पर मिनट बोल रहा हूं, या मैं 1/60 किलोमीटर पर सेकंड बोल रहा हूं, या मैं मीटर पर सेकंड में या मीटर पर आवर में कोई और वैल्यू बोल रहा हूं, सबका मीनिंग सेम है। मतलब जो मेरी स्पीड है उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने की, जो मेरी वेलोसिटी है उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने की, उसको रिप्रेजेंट करते हुए मैं अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग वैल्यू बोल सकता हूं। और मैं अपनी उस वेलोसिटी को रिफ्लेक्ट कैसे कर रहा था, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइडेड बाई कितने टाइम में ट्रैवल किया। इसी तरह से हम किसी रिएक्शन की स्पीड को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक रिएक्शन में क्या हो रहा है,
ये मान लीजिए एक रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में बदल रहा है। अगर आप विद टाइम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होती जाएगी। शुरुआत में आप एक कंटेनर के अंदर कोई रिएक्टेंट लेंगे, सपोज 10 ग्राम, 10 मोल या कुछ और वैल्यू, तो आफ्टर 10 मिनट्स कुछ और वैल्यू हो चुकी होगी उसकी, आफ्टर 10 मिनट्स कुछ और वैल्यू हो चुकी होगी उसकी, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही होगी। एंड व्हाट अबाउट प्रोडक्ट? प्रोडक्ट शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं था, बट टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही होगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में लगातार चेंज आ रहा होगा या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी लगातार चेंज आ रहा होगा। यही चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आया एक टाइम इंटरवल में, वो रेशियो जो है वो स्पीड ऑफ द रिएक्शन होता है। जैसे आपका स्पीड ऑफ मूवमेंट क्या था? डिस्टेंस और टाइम टेकन में रेशियो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। सिमिलरली वहाँ पे क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कितना चेंज आया डिवाइडेड बाई कितने टाइम में वो चेंज आया। सो मैं सिंपली ऐसा कुछ बोल सकता हूँ यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को लेके कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सिंपली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। सो आई कैन राइट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारे पास स्पीड ऑफ द रिएक्शन होता है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैं कई तरह से शो कर सकता हूँ, मास की फॉर्म में, मोलैरिटी की फॉर्म में, मोलैलिटी की फॉर्म में, नॉर्मेलिटी की फॉर्म में। यहाँ पे हम जो चेंज इन कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं वो मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। लाइक कितने मोल पर लीटर चेंज हुआ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट का घटेगा, प्रोडक्ट का बढ़ेगा, तो वो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा। मैं उसको कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करूंगा मैथमेटिकली, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। जैसे वहाँ पे जो मैं एक एग्जांपल मेरे मूवमेंट का बता रहा था या आपके मूवमेंट का बता रहा था कि डिस्टेंस में कितना चेंज आया, आपकी पोजीशन में कितना चेंज आया, क्या डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया डिवाइड बाय कितने टाइम में ट्रैवल किया। यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ कि कितनी कंसंट्रेशन बदली डिवाइडेड बाय कितने टाइम में बदली, वो स्पीड ऑफ द रिएक्शन है। एक आसान से एग्जाम्पल से समझिए, बिल्कुल बहुत ही आसान एग्जाम्पल मैं लेके आपको बता रहा हूँ। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था रिएक्शन का, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। सपोज करें आपने 2 मोल पर लीटर आर ले लिया रिएक्टेंट। कब? जब टाइम टी 0 था, मतलब रिएक्शन शुरू ही हुई थी। प्रोडक्ट उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम हो गया, सपोज करो 20 मिनट, आर का कंसंट्रेशन डिक्रीज होके 1 मोल पर लीटर बन गया और प्रोडक्ट भी 0 से 1 मोल पर लीटर बन गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है, तो आप सिंपली बोलेंगे सर 1 मोल। 2 था, 1 हो गया, तो इसका मतलब 1 मोल कंसंट्रेशन में चेंज आ गया। या प्रोडक्ट को अगर आप देखें तो प्रोडक्ट आपका स्टार्टिंग पे 0 मोल था, अब 1 मोल हो गया, तो उसके अंदर भी 1 मोल पर लीटर चेंज आ गया। तो कंसंट्रेशन में जो चेंज आया 1 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाई कितने टाइम में वो चेंज आया? 20 मिनट्स में। और ध्यान दें, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन में चेंज आया है, और टाइम कितना लिख रहा हूँ? 20 मिनट। ध्यान से देखिएगा, 1/20 को सोल्व कर लो, ये 0.05 आ गया। मोल पर लीटर, मिनट ऊपर चला जाएगा, मोल पर लीटर पर मिनट, ये हमारे पास उस रिएक्शन का रेट होगा। आप प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया? 0 से 1 हुआ, मतलब 1 मोल पर लीटर। कितने टाइम में चेंज आया? वही 20 मिनट्स, तो ये भी 0.05 मोल पर लीटर पर मिनट होता। अगर आप चाहें, आप यहाँ पे मिनट की बजाय सेकंड्स या आर में वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मैं आर में वैल्यू पुट करता इसकी सपोज, तो 1 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाई यहाँ पे टाइम आर में पुट कर देता हूँ, 0.3 आ जाएगा, 0.3 आर, 20/60 कर दिया मैंने। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कुछ 3.33 समथिंग मोल पर लीटर पर आर
मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, मोल पर लीटर पर आर वो रेट या स्पीड ऑफ द रिएक्शन होगा, जिसका टेक्निकली मीनिंग सेम होगा। जो ये है या जो ये है वो वैसे सेम होगा, बट यूनिट्स की वजह से न्यूमरल अलग होंगे। ये मोल पर लीटर पर आर में होगा और ये मोल पर लीटर पर मिनट में है। तो ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट रहता है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का। मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन से आपको इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और कैलकुलेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। सी, थोड़ी बड़ी रिएक्शन लेता हूँ। ये सिंपल सी ले रखी थी मैंने, जैसे मैंने ऐसे बोल दिया A प्लस बी ऑन रिएक्टिंग गिव्स P प्लस Q। इसमें A और B की कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज हो रही होगी, P और Q की कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज हो रही होगी। किसी भी एक टाइम इंटरवल में आप देखें कि किसी भी एक टाइम इंटरवल में, इसका क्या मतलब है, जैसे पहले 10 मिनट में देखें या 10 to 20 मिनट में देखें या 20 to 30 मिनट में देखें या 0 to 30 मिनट में देखें, ये अलग अलग स्लॉट्स में आप देख सकते हैं। देखो मैं ऐसे समझाता हूँ। सपोज़ करो मुझे यहाँ से एक डिस्टेंस पे जाना था, किसी एक शहर में जाना था जो 50 किलोमीटर है, ठीक है। तो मैं 50 मिनट में पहुँच गया। तो अब मैंने आपसे पूछा कि अच्छा बताओ मेरी स्पीड क्या रही, तो आप बोल दें 1 किलोमीटर पर मिनट। 50 किलोमीटर 50 मिनट में, तो इसका मतलब 1 किलोमीटर पर मिनट में मैं वहाँ पे पहुँच गया। सही है बात। क्या मेरी ये स्पीड पूरे 50 मिनट्स में यही बनी रही होगी? नहीं। जब मैंने किसी शहर को क्रॉस किया होगा तो ये शायद 20 किलोमीटर पर मिनट, दैट मे बी 200 मीटर पर मिनट रही हो। या जब खाली रोड आया होगा तो वो स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। या कहीं पे सपोज़ कोई रेलवे क्रॉसिंग आ गई हो, कोई हर्डल आ गया हो तो मुझे रुकना भी पड़ गया हो, मेरी स्पीड 0 भी बन गई होगी। मतलब मैं कुछ ऐसे चेक करना चाहूँगा कि पहले 10 मिनट में मेरी स्पीड क्या है, अगले 10 मिनट में क्या है, या फर्स्ट 20 मिनट्स में क्या है, या 20 to 40 मिनट्स में क्या है। तो इस तरह से मैं अलग अलग टाइम स्लॉट्स में अपनी स्पीड अगर देखना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, उस टाइम स्लॉट में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइडेड बाई कितने टाइम में ट्रैवल किया, तो वो मेरी स्पीड आ जाती है। मुझे लग रहा है ये बहुत आसान सी बात है और आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। सेम ऐसे ही रिएक्शन के लिए देखते हैं। पहले 10 मिनट में कितना कंसंट्रेशन बदला डिवाइडेड बाई वो टाइम, या पहले 20 मिनट में कितना कंसंट्रेशन बदला डिवाइडेड बाई वो टाइम 20। जैसे आपकी स्पीड अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रही थी, कभी तेज हुई होगी, कभी स्लो हुई होगी, कभी ऑप्टिमम रही होगी। रिएक्शन के केस में जनरली ऐसा होता है कि विद टाइम स्पीड लगातार डिक्रीज होती जाती है। वो कई फैक्टर्स हैं जो स्पीड को डिसाइड करते हैं, हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। बट अभी इनिशियल स्टेज पे हम सिर्फ इतना देखना चाह रहे हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है और प्रोडक्ट्स की बढ़ रही है। अगर मैं मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा रेट ऑफ रिएक्शन को। ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। इसको मैं कुछ ऐसे लिखूँगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। ये ए को जब ऐसे लिखता हूँ तो इसका मतलब ये मोलर कंसंट्रेशन होती है, ये डेल्टा चेंज का साइन है। या मैं यूँ भी कह सकता हूँ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई चेंज इन टाइम। एक ही बात है, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आप देख सकते हैं, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। ये सब रेट ऑफ रिएक्शन होंगे। अब आप देख लो, आपको क्वेश्चन में ए की कंसंट्रेशंस बता रहे हैं या पी की या बी की, ये सब बराबर होंगे। क्या हमेशा बराबर होंगे? नहीं, अभी वेट कीजिए, समझाऊंगा ये बात। यहाँ पे तो सब बराबर हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को जब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैं उनके आगे एक साइन पुट करता हूँ, नेगेटिव साइन, जबकि प्रोडक्ट्स के आगे पॉजिटिव साइन पुट करता हूँ। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि रेट ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव होता है रिएक्टेंट्स के लिए। ये नेगेटिव सिंपली ये रिप्रेजेंट करता है कि ए की कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज़ हो रही है और बी की कंसंट्रेशन भी लगातार डिक्रीज़ हो रही है। और जहाँ मैंने साइन नहीं पुट किया या मतलब पॉजिटिव पुट कर दूँ तो मतलब इनकी कंसंट्रेशंस लगातार बढ़ रही हैं। रेट ऑफ रिएक्शन टेक्निकली कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ये नेगेटिव साइन देख के आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होता है। ये सिंपली ये शो कर रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, और आपको अभी न्यूमेरिकल्स पे पता भी चल जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। चलें, ये इस तरह से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था, जिसमें आप एक बार इसको फोकस कर लें
1 मिनट में मैं पूरा कर देता हूँ। इसको किस किस तरह से लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस की जगह माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ x2 माइनस x1, जहाँ x2 फाइनल कंसंट्रेशन होगी और x1 इनिशियल कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाई टाइम डिफरेंस लिखना है तो T2 माइनस T1 लिख दूंगा, ये फाइनल टाइम होगा, ये इनिशियल टाइम। इसको ऐसे भी समझो, T2 टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन x2 और T1 टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन x1। या मैं इसको इस Q या P के विद रिस्पेक्ट लिखना चाहूँ तो फिर मैं यहाँ प्लस का साइन लगाऊंगा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। मतलब T2 टाइम पे P की कंसंट्रेशन x2 होगी, T1 टाइम पे P की कंसंट्रेशन x1 होगी। अगर हमें सभी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशंस दे दी जाएं तो हम किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से ही अपना काम चला सकते हैं। सबके लिए कंसंट्रेशंस पुट करके अलग अलग रेट नहीं आने वाला, वो सेम ही आता है। चलें आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी जिसके लिए मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया। अब एक थोड़ी सी अटपटी रिएक्शन लेके आता हूँ। सपोज करें मेरे पास ये एक रिएक्शन है R कन्वर्टिंग इनटू 2P, ये मेरे पास एक रिएक्शन है और मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए मुझे रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, और आगे नेगेटिव लगा देता हूँ क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होनी है। या मैं लिख देता हूँ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम, और इसके आगे प्लस लगा दूंगा या कुछ नहीं लिखूंगा तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा। अब आप सोचें कि क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस में जो चेंज आ रहा है वो बराबर है। रिएक्टेंट अगर 1 मोल ख़त्म होता है तो प्रोडक्ट 2 मोल बन जाते हैं। रिएक्टेंट 1 मोल डिकम्पोज हुआ, प्रोडक्ट 2 मोल बन गए। मतलब जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P है वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ R। मतलब ये जो था ना, ये इतना एरिया, ये था रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ R, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया डिवाइड बाय कितने टाइम में चेंज आया। रेट ऑफ रिएक्शन में मुझे दोनों को इक्वल वैल्यू में पुट करना है क्योंकि इसका फॉर्मेशन ट्वाइस है, इसके 2 मोल बनते हैं, इसका 1 डिकम्पोज होता है, तो मैं इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन मोल पर लीटर में और इसका डिकम्पोजिशन सेम नहीं कह सकता, वो इक्वल नहीं है। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करूं, या तो मैं इसके फॉर्मेशन को जो कि ट्वाइस है 2 से डिवाइड कर दूं या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसके रेट ऑफ फॉर्मेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूं, या मैं कहूं इसके जो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म हो रहे हैं उससे डिवाइड कर देता हूं। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं और ये मेरे पास बन जाता है रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। ये इतना होगा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, और अगर मैं इसको हटा दूं तो ये होगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल से मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। अब क्या करता हूं, आपके सामने एक रियल रिएक्शन लिख देता हूं और उस एक ही बात से लगभग बातें क्लियर करने की कोशिश करूंगा जो अभी तक बता रहा हूं, और फिर न्यूमेरिकल्स पे काम करेंगे। सपोज कीजिए मेरे पास ये एक रिएक्शन है N2 + 3H2 दैट गिव्स 2 अमोनिया। अब मुझे इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करना है। 2-3 बातें बताऊंगा, सबको एक एक बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेना है। एक सबसे पहला पॉइंट बता रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय चेंज इन टाइम, या H2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय चेंज इन टाइम, या प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय चेंज इन टाइम। कुछ भी कर सकता था मैं, सब बराबर तो है नहीं। इसका 1 मोल डिकम्पोज होता है तो इसके 3 डिकम्पोज होंगे, इसका 1 मोल अगर ख़त्म होता है तो इसके 2 मोल फॉर्म होंगे, मतलब बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, जैसा पहले कर रहा था,
इनको उसके नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहला काम तो ये, इसके 2 मोल थे तो 2 से डिवाइड कर दिया इसको, इसके 3 मोल्स थे तो 3 से डिवाइड कर दिया, इसका 1 मोल था तो 1 से डिवाइड, यानी कि कुछ नहीं किया। इसके आगे नेगेटिव साइन लगा देता हूँ, इसके आगे भी नेगेटिव साइन लगा देता हूँ, और इसके आगे कुछ साइन लगाने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट है, पॉजिटिव है। तो अब ये इक्वल हो चुके हैं। ये मेरा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। इसी में एक चीज़ और देखें आप, मान लीजिए मुझे वो कहता है कि ठीक है आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बताओ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या होगा, वो भी वही रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय चेंज इन टाइम होगा। अब वहां पे वो 2 मोल बन रहा है कि 5 मोल बन रहा है कि 3 डिसोसिएट हो रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पूछता है तो आपको सिर्फ फॉर्मेशन अमोनिया की कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाय जितने टाइम में वो चेंज आया वो पुट कर देना है, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। या मान लो आपको वो बोलता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2, तो आपको क्या कहना है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। आपको नंबर ऑफ मोल्स से कोई मतलब नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन में जब आपको इस रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन को यूज करना है तो आप ध्यान रखें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होगा वो डिफरेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन 1/2 ऑफ दिस वैल्यू है, जबकि रेट ऑफ फॉर्मेशन सिर्फ ये है, उसमें 1/2 का कोई कंट्रीब्यूशन, कोई रोल नहीं है। यहाँ हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स जब देखेंगे तो हम इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश भी करेंगे। और मैं अभी आप लोगों को एक बात और क्लियर कर देता हूँ पहले ही, बिफोर गोइंग टू द न्यूमेरिकल पार्ट। यहाँ पे मैं ये जो कंसंट्रेशंस ले रहा था ये मोल पर लीटर में ले रहा था, और डेल्टा टी टाइम वो मेरी चॉइस है, मैं उसको मिनट्स में, आवर्स में, डेज़ में ले सकता हूँ। उसके अकॉर्डिंग मेरा वो न्यूमेरिकल के अंदर यूनिट आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का। समटाइम ऐसा भी होता है कि ये आपके पास गैसियस रिएक्टेंट्स हैं तो वो आपको कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर्स भी दे सकता है। तो अगर वो प्रेशर दे देता है तो भी आपका क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होने वाला है। देखें आप इसको एक बार, अगर वो कंसंट्रेशंस दे रहा है, सपोज कर लो आपको सिर्फ N2 के विद रिस्पेक्ट न्यूमेरिकल में वैल्यूज गिवन हैं, कंसंट्रेशंस गिवन है मोल पर लीटर में, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, कुछ इस तरह से x2 - x1 बाई T2 - T1, जिसमें x2 T2 टाइम पे कंसंट्रेशन होगी N2 की, x1 T1 टाइम पे कंसंट्रेशन होगी N2 की, और आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। जो यहाँ पे कंसंट्रेशन का यूनिट है वो मोल पर लीटर है, जो T2 T1 है वो देख लेना मिनट है, सेकंड है, उसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे। और अगर वो यहाँ पे क्वेश्चन में प्रेशर्स दे रहा है तो भी आप इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P2 - P1 डिवाइडेड बाई T2 - T1, जहाँ पे P2 प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन होगा एट दिस टाइम एंड P1 प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन होगा एट दिस टाइम। तो इस टाइम इंटरवल में प्रेशर में क्या चेंज आया, यानी कि मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ, डेल्टा P बाई डेल्टा X, और रिएक्टेंट है तो नेगेटिव, ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर सपोज आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर दी जाती है, दोनों हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, सम टाइम प्रेशर गिवन है, सम टाइम कंसंट्रेशंस गिवन है। बस कंसंट्रेशन गिवन होगी तो मोल पर लीटर वाली यूज़ करते हैं हम लोग, कभी डायरेक्ट मास लेते हैं, अभी दूर है वो, जब आएगा चैप्टर में समझाऊंगा। बट प्रेशर के लिए भी आप फ्री हैं, यहाँ पे यूनिट के लिए आप एटमॉस्फेयर में अगर ले रहे हैं तो आपका जो यूनिट आएगा रेट ऑफ रिएक्शन का वो एटमॉस्फेयर पर मिनट में आ जाएगा, या एटमॉस्फेयर पर आर में आ जाएगा, या mmHg पर मिनट में आ जाएगा, या mmHg पर आर में आ जाएगा। जो प्रेशर की यूनिट्स हैं वो सब आप फॉलो कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में आप फेस करेंगे तो आप उसे आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बिफोर गोइंग टू सम अदर थिंग्स, मैं पहले एक बार कुछ न्यूमेरिकल्स को यहाँ फीड करता हूँ, एक ही न्यूमेरिकल लिखता हूँ आज। क्वेश्चन देखें आप, एट 500 केल्विन ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 into PCl3 and Cl2 फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। ये 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट में डेटा देखा गया है जीरो टाइम पे, मतलब अभी रिएक्शन शुरू ही हुई थी, PCl5 आपने कंटेनर में डाला ही था, तो उस टाइम पे PCl5 की कंसंट्रेशन है, ये स्क्वायर ब्रैकेट इटसेल्फ बता रही है, मोल पर लीटर में है, तो कोई वरीड नहीं होने की ज़रूरत है कि यूनिट क्या होगा। एंड टाइम इंटरवल्स पे PCl5 लगातार घटता दिखा रखा है। मैं सबसे पहले रिएक्शन अगर प्रेडिक्ट करूं कि डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ, देखें आप,
ये कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है। बहुत आसान रिएक्शन चूज़ किया है मैंने, जो मुझे 11th में बहुत बार दिखता था इक्विलिब्रियम में। ये हो गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन इसका मैं अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहूँ तो मुझे लगता है ये बहुत ही आसान काम होगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। क्यों PCl5 लिख रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे कंसंट्रेशंस PCl5 की ही दे रखी हैं। या मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था, -x2 - x1 डिवाइडेड बाई T2 - T1। x2 क्या होगा देख लीजिए पहले आप, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 0 to 20 सेकेंड्स में वो पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो मतलब आपको T1 क्या लेना है 0 और T2 क्या लेना है 20। सी है। अब ऊपर चले जाइए, 0 पे कंसंट्रेशन क्या है 1.5 और 20 पे कंसंट्रेशन क्या है 1.2। और इसको सॉल्व कर लीजिए तो अंदर वाला वैल्यू -0.3 आ रहा है, -0.3 इस माइनस से टकराएगा तो 0.3 प्लस बन जाएगा बाई 20। इसको रिपोर्ट करें आप सॉल्व करके, मोल पर लीटर, ये तो कंसंट्रेशन थी, टाइम नीचे सेकंड्स में था पर सेकंड, तो ये आपका आंसर होगा। सेकंड पार्ट में वो 0 to 60 सेकंड बोल रहा है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ 0 पुट रहने दें, यहाँ 60 करें और 60 पे उसकी कंसंट्रेशन क्या है 0.5 वो पुट करें, तो ये 1/60 हो जाएगा। ये 1/60 मोल पर लीटर पर सेकंड में आपका आंसर हो जाएगा। अगर वो कहता है कि 20 to 60 में पुट करो, 20 to 60 में बताओ कंसंट्रेशन क्या होगी, तो यहाँ पे इनिशियल टाइम 20 हो जाएगा, फाइनल 60 हो जाएगा। 20 पे कंसंट्रेशन 1.2 एंड 60 पे कंसंट्रेशन 0.5। इस माइनस को आपने देख ही लिया कि वो सिर्फ उस अंदर वाले डिक्रीज कंसंट्रेशन को प्लस बनाने के काम आता है। और इस तरह से रेगुलरली मैं देखूंगा न्यूमेरिकल्स में इस तरह का टिप यूज़ करके कि मैं अलग अलग इंटरवल्स पे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये एक बहुत ही आसान न्यूमेरिकल के साथ मैंने इस काइनेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया है। हम लोग आने वाले समय में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और न्यूमेरिकल्स को यहाँ इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, जिसमें कुछ और कॉम्प्लिकेसिस होंगी, प्रेशर्स होंगे, डायरेक्ट नहीं होंगे तो इनडायरेक्ट होंगे, और बहुत सारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा नेक्स्ट लेक्चर जो इसका कंटिन्यूएशन होगा। और इसी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के साथ हम उसे आगे बढ़ेंगे। आप इसको पढ़िए अच्छे से और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। गुड बाय।